नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जयपुर के बिड़ला सभागार में सोमवार को राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का 10वीं दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। राज्यपाल हरबाऊ बागड़े ने समारोह की अध्यक्षता करते हुए कहा कि विद्यार्थियों को उसी वर्ष डिग्री मिलनी चाहिए जब उनकी शिक्षा पूर्ण हो। उन्होंने चिकित्सा शिक्षा में मौलिक शोध और अनुसंधान पर जोर देते हुए समाज को अच्छे और प्रतिभाशाली डॉक्टर देने की आवश्यकता जताई और इस अवसर पर नेशनल अकादमिक डिपोजिटरी पोर्टल का डिजिटल शुभारंभ किया और जिससे कि विद्यार्थियों की शैक्षणिक रिकॉर्ड डिजिटाइज किया जाए। आपको बता दें कि राज्यपाल ने डॉक्टर विश्वमोहन कटोच को बायोमेडिकल रिसर्च में योगदान के लिए डॉक्टर ऑफ साइंस मेडिसिन की मानद उपाधि प्रदान की है। डॉक्टर के तलवार ने दीक्षांत व्याख्यान दिया। बता दें कि कई चिकित्सा संकायों के विद्यार्थियों को उपाधियां और पदक प्रदान किए गए। कुलगुरु प्रोफेसर डॉक्टर प्रमोद येवले ने विश्वविद्यालय की प्रगति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। समारोह में चिकित्सा क्षेत्र के अनेक विशिष्टजन उपस्थित रहे। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने राज्यपाल हरबाऊ बागड़े से मंगलवार को राजभवन में पहुंचकर मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने राज्यपाल बागड़े को वर्ष प्रतिपदा का प्रकाशित नववर्ष की डायरी भेंट की। राज्यपाल ने वर्ष प्रतिपदा पर प्रकाशित नववर्ष डायरी की सराहना की और आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष देवनानी और बागड़े ने इस दौरान विभिन्न विषयों पर संवाद किया और उनकी यह शिष्टाचार मुलाकात थी। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 22 मई को प्रस्तावित देशनोक दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रधानमंत्री द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों के लोकार्पण कार्यक्रम की रूपरेखा पर चर्चा हुई है और आपको बता दें कि जिनमें राजस्थान के 8 स्टेशन भी शामिल हैं। वीसी के दौरान मुख्यमंत्री ने बीकानेर, श्रीगंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, फलौदी, नागौर, जोधपुर सहित कई जिलों के कलेक्टर्स से तैयारियों की समीक्षा की और कॉन्फ्रेंस में जिला कलेक्टर के साथ में अतिरिक्त जिला कलेक्टर उन्मेदी लाल मीणा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जनेश तंवर, जिला रसद अधिकारी सुनील कुमार घोडेला सहित अन्य अधिकारी शामिल हुए। अमृत भारत योजना के तहत राजगढ़ रेलवे स्टेशन पर पुनर्विकास कार्य का उद्घाटन 22 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली तौर पर करेंगे। आपको बता दें कि उद्घाटन से पूर्व मंगलवार को डीआरएम संजीव दीक्षित रेलवे अधिकारियों के साथ में राजगढ़ पहुंचे और स्टेशन पर हुए कार्यों का निरीक्षण किया। राजगढ़ नगर पालिका चेयरमैन सतीश दोहारिया के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने डीआरएम को फाटक संख्या 140 पर आरओबी निर्माण और ट्रेनों के ठहराव को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान डीआरएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अमृत भारत योजना के तहत में राजगढ़ स्टेशन पर 13 करोड़ 9 लाख रुपए की लागत से यात्री सुविधाओं का विकास किया गया है और इसमें बुकिंग ऑफिस, टिकट हॉल, प्रवेश द्वार, पोर्च सर्कुलेटिंग एरिया और टू व्हीलर, फोर व्हीलर पार्किंग का पुनर्विकास शामिल है। राजगढ़ रेलवे स्टेशन जयपुर मंडल के अंतर्गत आता है। निरीक्षण के दौरान रेलवे के कई वरिष्ठ अधिकारी इस समय मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि जो उद्घाटन में पूर्व मंगलवार को डीआरएम संजीव दीक्षित रेलवे अधिकारियों के साथ में राजगढ़ पहुंचते ही यहां पर निरीक्षण किया है और 140 डीआरएम को फाटक संख्या 140 पर आरओबी निर्माण और ट्रेनों के ठहराव को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया है। साथ ही इसमें बुकिंग ऑफिस, टिकट हॉल, प्रवेश द्वार, पोर्च सर्कुलेटिंग एरिया और टू व्हीलर, फोर व्हीलर पार्किंग का पुनर्विकास किया गया है और इसकी लागत तकरीबन राजगढ़ स्टेशन पर 13 करोड़ 9 लाख रुपए की लागत से यात्री सुविधाओं का विकास शामिल है। परसों 22 तारीख में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा पूरे भारत में 103 स्टेशनों का जो नए अमृत स्टेशन हम लोगों ने तैयार किए हैं उनका उद्घाटन होगा। उसी के संदर्भ में यह राजगढ़ स्टेशन जो जयपुर डिवीजन के अंतर्गत आता है, यह भी उसमें सम्मिलित है। इस
स्टेशन पे जो मुख्य रूप से जो कार्य किए गए हैं, टोटल 11 करोड़ 10 लाख की लागत से इसमें हम लोगों ने विविध जो पैसेंजर एमिनिटीज के कार्य हैं वो किए हैं। इसमें मुख्य रूप से सर्कुलेटिंग एरिया का तो उच्चीकृत किया है। इसके साथ ही ये जिसमें हम लोग अभी ये कार्यक्रम कर रहे हैं काफी बड़ा और भव्य हमने एक वेटिंग हॉल बनाया है। इसके साथ ही जो पार्किंग है 2 व्हीलर 4 व्हीलर और इसके अलावा जो ऑटो पार्किंग है अलग अलग पार्किंग का भी डेवलपमेंट किया गया है। इसके साथ ही जो प्लेटफॉर्म को जोड़ने के लिए जो हम लोगों ने एफओबी बनाया है, ये 12 मीटर चौड़ाई का एफओबी है, जो कि अपने आप में अगर आप लोगों ने देखा हो या कि हम लोग चल के देखेंगे काफी बड़ा है। 12 मीटर एफओबी का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इसके ऊपर हम लोग कुछ स्टॉल्स भी लगा सकते हैं, कॉमर्शियल डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को सभी राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ में विकसित कृषि संकल्प अभियान की जानकारी देने और तैयारियां सुनिश्चित करने के लिए वीसी का आयोजन किया। और वीसी में केंद्रीय कृषि मंत्री ने बताया कि केंद्रीय कृषि मंत्रालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR और सभी राज्यों के कृषि विभागों के साथ में मिलकर आगामी 29 मई से 12 जून तक पूरे देश में विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया। और इसके लिए जो है तहत देश के विभिन्न गांवों में किसानों को खरीफ फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के बारे में जो है जानकारी दी जाएगी। और केंद्रीय कृषि मंत्री ने एक राष्ट्र एक कृषि और एक टीम का नारा देते हुए कहा कि इस अभियान में किसान वैज्ञानिकों से चर्चा करेंगे और चर्चा में आए सुझाव और समस्याओं पर वैज्ञानिक शोध करेंगे और इसके अनुसार जो है समस्याओं का समाधान किया जाएगा। और इस अभियान का उद्देश्य खेती को अधिकतम लाभप्रद बनाना है। राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने वीसी में सुझाव दिया कि विकसित कृषि संकल्प अभियान में किसानों को खरीफ फसलों की जानकारी के साथ साथ उद्यानिकी गतिविधियों की भी जानकारी दी जाए, जिससे कि किसानों की आय बढ़े और उन्हें अधिक विकल्प मिले। जोधपुर में तिरंगा यात्रा से पहले केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने परमवीर चक्र मेजर शैतान सिंह प्रतिमा, पावटा चौराहा और गौरव पथ स्थित शहीद स्मारक पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ में पुष्पांजलि अर्पित की। और इस दौरान केंद्रीय मंत्री शेखावत ने बताया कि जिन्होंने देश की रक्षा और देश की सीमाओं की रक्षार्थ के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, ऐसे लोगों को देश सदैव ही कृतज्ञ भाव से नमन करता है। और उन्होंने कहा कि पहलगाम में हुए हमले के बाद में भारतीय सेना की ओर से दिखाए गए पराक्रम को नमन करने के लिए देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। जोधपुर शहर के सभी शहीदों को प्रतीकात्मक रूप से श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए और पुष्पांजलि अर्पित करने में देहात जिला अध्यक्ष त्रिभुवन सिंह और सुरसागर विधायक देवेंद्र जोशी, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, वरुण तनाडिया सहित जो है राजेंद्र बोराना सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। से भरा हुआ देश तो है ही, लेकिन साथ साथ में हजारों सभ्यता और सभ्यता के विकास को अपने आंचल में समेटे हुए है। ऐसा कहा जाता है कि भारत की सभ्यता के बाद में हजारों साल बाद में भी जो सभ्यताएं अस्तित्व में आई, चाहे यूनान की, मिस्र की, रोम की, वो सब काल के प्रवाह में काल कबलित हो गई। लेकिन भारत की यह सनातन सभ्यता संस्कृति वैदिक काल से लेकर के आज इतने हजारों वर्ष बीत जाने के बाद में भी आज भी सनातन भी है, नित्य प्रवाहमान भी है और अक्षुण्य भी है। इसलिए भारत में ऐसे अनेक सभ्यता के अवशेष हम सब के पास में उपलब्ध हैं, जिन्हें हम संग्रहालयों में रख करके और प्रदर्शित कर सकते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत सरकार युगे युगीन भारत ये म्यूजियम ऐसा बना रही है, जो न केवल विश्व का सबसे समृद्ध म्यूजियम होगा, अब तो विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय भी होगा। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर लोक स्वराज मंच द्वारा आयोजित सचित्र प्रदर्शनी स्वतंत्र भारत की झलक का उद्घाटन पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने किया। और इस प्रदर्शनी में स्वतंत्र भारत के विकास और जो है वैज्ञानिक प्रगति और राजीव गांधी के योगदान को चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया। बता दें कि सचिन पायलट ने राजीव गांधी को आधुनिक भारत के निर्माता बताते हुए युवाओं को उनके विजन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया है। और कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे।
तो राजीव गांधी को आधुनिक भारत के निर्माता बताते हुए युवाओं को उनके विजन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया गया और जो है स्वतंत्र भारत की झलक का उद्घाटन पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने किया है और इस प्रदर्शनी में स्वतंत्र भारत के विकास, वैज्ञानिक प्रगति और राजीव गांधी के योगदान के चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया। सचिन पायलट ने राजीव गांधी को आधुनिक भारत के निर्माता बताते हुए युवाओं को उनके विजन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। जड़ से खत्म करने के लिए और पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद जो कई दशकों से हमको टारगेट किए हुए हैं, चाहे वो कश्मीर हो चाहे पंजाब हो, ये पूरी दुनिया जानते हैं और पूरा देश आतंकवाद से तंग आ चुका है। हम चाहते समाप्त हो और जो ताकतें पाकिस्तान के सरजमीन पे आतंकवाद को पनपाने का काम करती हैं, उनका सफाया होना बहुत जरूरी है। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई अलग अलग बात करने का मतलब नहीं बनता। सारे दल, पक्ष विपक्ष, पूरा देश एकजुट है और होना भी चाहिए। और हमारी सेना का जो प्रदर्शन रहा है ऑपरेशन सिंदूर में, जिस पराक्रम का परिचय उन्होंने दिया है, जिस मुस्तैदी से न सिर्फ भारत की रक्षा करी है लेकिन उन ठिकानों को ध्वस्त किया है जो आतंकवाद के नर्सरी थी, तो मैं समझता हूं हमारी सेना को सलाम हमें करना चाहिए। और मैं तो कहता हूं न सिर्फ सैनिकों को लेकिन उन सैनिकों के परिवारों को जिन्होंने अपने लोगों को हमारी रक्षा के लिए सरहद पर भेजा है, उन लोगों को मैं साधुवाद देता हूं, उन परिजनों को। और पूरा देश गर्वान्वित महसूस करता है जब भारत की सेना देश की रक्षा के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तत्पर रहती है। और मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में सबसे प्रोफेशनल आर्मी अगर कोई है तो भारत की है। लेकिन जिस प्रकार से युद्ध विराम किया गया, इसकी घोषणा एक तीसरे मुल्क के राष्ट्रपति करते हैं, यह अप्रत्याशित है। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है। बीकानेर आए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि विदेश मंत्री विषय वस्तु की पूरी जानकारी रखते हैं, सुरक्षा की दृष्टि से गंभीर हैं। उन्होंने विपक्ष नेता राहुल गांधी के राफेल से संबंधित कही बात का पूर्णतः खंडन किया है। वहीं एसआई भर्ती में हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी सरकार के संवेदनशील नहीं होने पर सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कई फैसले सोच समझकर करने पड़ते हैं और ये सरकार कर रही है कि उनकी उम्र सीमा बाधक नहीं बने और उनको न्याय मिले। ये विपक्ष कुछ भी राहुल गांधी जी क्या क्या सवाल करते हैं, पहले तैयारी नहीं करते। अब विदेश मंत्री इतना गंभीर है, हर विषय पर पूरी जानकारी रखते हैं, आधिकारिक रूप से वो पूरी विषय वस्तु भी रखते हैं, कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। और जब फाइटर प्लेन की जो बात कर रहे हैं तो हमारे बिल्कुल सभी व्यवस्थाओं में चाक चौबंद है, सुरक्षित है, कहीं किसी प्रकार की अप्रिय नहीं है। सर, ऐसा ही भर्ती को लेकर बहना भी चल रहा है और महिला मित्रों के भी आरोप लग रहे हैं। ऐसा क्या कहना, हाईकोर्ट की फटकार के बाद में भी आप अभी तक अंतिम निर्णय नहीं ले रहे हैं? सरकार क्या संवेदनशील नहीं है इस मामले में? देखिए, वैसे तो ये फैसला कई दृष्टिकोण से सोच के करना पड़ता है, क्योंकि कई लोग एज बार्ड हो जाते हैं। आखिर जिनको 33 वर्ष सीमा होती है, उम्र की सीमा, और यदि एक बार निरस्त कर दिया तो उनको दोबारा अवसर मिलने वाला नहीं है। उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ भी नहीं करना है, तो इसका कोई रास्ता निकाल रहे हैं कि उनकी उम्र सीमा भी बाधक नहीं बने और न्याय भी मिल जाए। ये कर रही है सरकार। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने लगातार चौथे दिन अपने विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। बता दें कि जनसुनवाई कर अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही समाधान कर शेष समस्याओं का निर्धारित समय सीमा में समाधान करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही आपको बता दें कि देवासी ने सोमवार को सिरोही पंचायत समिति के ग्राम पंचायत मोहब्बत नगर, फुगनी और मडिया, हालीवाड़ा एवं जैला में केंद्र और राज्य सरकार से मिले फंड से हुए विभिन्न विकास कार्यों को लोकार्पण एवं प्रस्तावित कार्यों का जो है शिलान्यास कर विकास के नए अध्याय की शुरुआत की। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के सहयोग से प्रॉमिसिंग इंडियन सोसाइटी की ओर से यूआईटी ऑडिटोरियम में स्वस्थ भारत की आशा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लोकसभा स्पीकर बिरला जिले की आशा सहयोगिनियों से बातचीत की
स्वस्थ भारत की आशा संवाद कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आशा सहयोगिनियों को देश के स्वास्थ्य तंत्र की सबसे मजबूत कड़ी बताते हुए कहा कि जब देश संकट में होता है और लोग पीछे हटते हैं तब आशा बहनें निस्वार्थ भाव से सेवा में जुट जाती हैं। उन्होंने कहा कि यदि आज भारत के सुदूर गांवों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच रही हैं तो उसका सबसे बड़ा श्रेय इन आशा कार्यकर्ताओं को जाता है जो हर गर्भवती महिला, नवजात शिशु और जरूरतमंद व्यक्ति के लिए दिन रात समर्पण भाव से कार्य कर रही हैं। इस दौरान सीएमएचओ डॉक्टर नरेंद्र नागर, गेल के मुख्य महाप्रबंधक अनिल कुमार झा, प्रोमिसिंग इंडियन सोसाइटी की फाउंडर प्रेरणा सिंह, जिला आईसीडीएस अधिकारी, स्वास्थ्य और समाज कल्याण विभाग के प्रतिनिधि मौजूद रहे। राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में ग्रीष्म महोत्सव का आयोजन धूमधाम से किया जा रहा है। सिरोही जिला प्रशासन, पर्यटन विभाग और नगर पालिका के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस महोत्सव में देश भर से आए कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी और विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं में स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया है। माउंट आबू की वादियों में गूंजते लोक संगीत और नृत्य ने समा बांध दिया। महोत्सव को लेकर पर्यटकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आज शाम इस महोत्सव का भव्य समापन होगा और जिसमें अधिकारी, कर्मचारी, स्थानीय नागरिक और सैलानी बड़ी संख्या में शामिल हों। हम इधर माउंट आबू गुजरात से घूमने आए हैं। इधर एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा है और फेस्टिवल हो रहा है। इधर सांस्कृतिक प्रोग्राम और सारे आजू बाजू के सब राज्यों के भी बहुत पब्लिक आई है। इधर माहौल बहुत अच्छा है और बहुत भीड़ भी है और घूमने का फिरने का सब मजा आ रहा है और सब कंपटीशन फेस्टिवल चल रहा है तो बहुत अच्छा मजा आ रहा है। अभी हम माउंट आबू घूमने आए हैं। इधर का माहौल बहुत अच्छा है। नीचे गर्मी है, ऊपर ठंडी है। आप गुरु शिखर आओगे तो पता चलेगा कि यहाँ का जो ग्रीष्म महोत्सव है बहुत अच्छा है और समर महोत्सव में हम आए हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है। आज हम माउंट आबू घूमने आए हैं। हम सब फ्रेंड साथ में हैं और इधर अभी ये फेस्टिवल होने जा रहा है तो बढ़िया माहौल है और बढ़िया मजा आ रहा है। मेरे साथ मेरे फ्रेंड भी है, आप इससे बात कीजिए, वो आगे बताएंगे। माउंट आबू में जो ग्रीष्म महोत्सव चालू हुआ है, मौसम बड़ा ही खुशनुमा है। पर्यटकों की काफी भीड़ है और यहाँ पे जो भी पर्यटक आ रहा है और वो बहुत भारी उत्साह से एंजॉय कर रहा है। आने वाले समय में भी पर्यटकों की और भी भीड़ बढ़ेगी और मतलब जो होटल व्यवसाय है, ये जितने भी स्थानीय लोग हैं उनमें भी खुशी का माहौल है। टोंक जिला कलेक्ट्रेट को उड़ाने की धमकी भरा मेल मिला है। इसकी सूचना मिलते ही बम निरोधक दस्ता कलेक्ट्रेट पहुंचा और बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। कलेक्ट्रेट में बैठे कर्मचारियों को और अधिकारियों को बाहर निकालकर कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। कलेक्ट्रेट में जो है एक्सप्लोजिव डिवाइस होने की जो है का मेल हमें प्राप्त हुआ है। जैसे ही मेल प्राप्त हुआ पुलिस ने जो है सारा कैंपस जो है हमने खाली करवा दिया है और हमारी जो यहाँ की डीएसटी टीम है वो अपनी इक्विपमेंट्स जो उनके पास अवेलेबल है उसके द्वारा सर्च कर रही है और हमने वीडीएस टीम और डॉग स्क्वाड के लिए जो है अजमेर जो है सूचना कर दी है, वहाँ से पहुँच रही है। और मेल हमें ये कहाँ से प्राप्त हुआ है इसके लिए हमारी साइबर टीम को लगाया गया। साइबर टीम इसके लिए जो है इसको इन्वेस्ट कर रही है कि कहाँ से मिला है। राजस्थान के दूसरे सबसे बड़े जिले जोधपुर में पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह की पहल पर परंपरागत सुबह की परेड के स्थान पर रूट मार्च का आयोजन किया गया। आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास और अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से निकाले गए इस रूट मार्च में जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के सभी थानाध्यक्ष और पुलिस लाइन का जाब्ता शामिल रहा। बता दें कि रूट मार्च जालौरी गेट से शुरू होकर नई सड़क होते हुए घंटाघर तक निकाला गया और स्वयं पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह, डीसीपी अमित जैन और डीसीपी पूर्वालोक श्रीवास्तव भी इसमें शामिल हुए। रूट मार्च के
दौरान आमजन में सुरक्षा का संदेश देने के साथ साथ पुलिस की सक्रियता का भी प्रदर्शन किया गया। साथ ही डीसीपी यातायात अमित जैन ने बताया कि यह पहल आमजन में सुरक्षा की भावना को बढ़ाने और अपराधियों में भय पैदा करने के उद्देश्य से की गई है। जोधपुर पुलिस की यह पहल सराहनीय मानी जा रही है। को जो मॉर्निंग परेड होती है उसके स्थान पर आज सीपी साहब के निर्देशन में एक मॉर्निंग रूट मार्च का आयोजन किया गया। इस रूट मार्च में जो पुलिस लाइन की जो परेड का जाब्ता है उसके अतिरिक्त जो सभी थानों के एसएचओ और सभी इंस्पेक्टर, पुलिस आयुक्तालय के सभी इंस्पेक्टर उसमें शामिल हुए। ये जालोरी गेट से प्रारंभ करके नई सड़क होते हुए घंटाघर पर समापन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य पुलिस प्रेजेंस को जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्र में बढ़ाना और लोगों के अंदर एक सुरक्षा और एक सिक्योरिटी की भावना को पैदा करना था। आज सुबह परेड के स्थान पर जो ये रूट मार्च आयोजित किया गया, इसमें डीसीपी ईस्ट साहब, आलोक श्रीवास्तव साहब, मैं स्वयं और सीपी साहब शामिल हुए। इसके एंड में सभी जाब्ते को हमने जलपान की व्यवस्था कराई, जिससे उनका भी मोरल इंप्रूव हो सके और वो अपनी ड्यूटी अधिक से अधिक। हनुमानगढ़ में जिला कलेक्टर कानाराम की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक आयोजित की गई और बैठक में मौसमी बीमारी की चुनौतियों और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। जिला कलेक्टर ने स्वास्थ्य कर्मियों को कर्मयोगी पोर्टल पर अधिक से अधिक ऑनलाइन कोर्स करने के निर्देश दिए और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत सरकारी अस्पतालों में रोगी पंजीकरण को ऑनलाइन करने के हेतु QR कोड और स्टेडियम में की स्थापना के आदेश भी दिए गए हैं। और आपको बता दें कि जिसमें मरीजों को पर्ची कटवा कर लंबी लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत जिला चिकित्सालय और CHC स्तर पर क्लेम रिजेक्शन की स्थिति पर जिला कलेक्टर ने जो है नाराजगी जताई। उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी CMHO को सभी अस्पतालों का निरीक्षण कर वहां पर उपलब्ध पैकेजों की समीक्षा के दौरान की जो है यहां पर निर्देश दिए। भरतपुर जिले के बंसी पहाड़पुर और बंद बैरठा क्षेत्र में रात के अंधेरे में धड़ल्ले से अवैध खनन और ओवरलोड वाहनों का संचालन जारी है। मुख्यमंत्री के गृह जिले में प्रशासनिक साठगांठ के चलते खनन माफिया बेलगाम है, जिससे राज्य सरकार को करोड़ों रुपए की राजस्व का नुकसान हो रहा है। ओवरलोड वाहनों से पर्यावरण को भारी क्षति पहुंच रही है, जबकि वन विभाग और पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी के पूर्व विधायक ग्यासाराम कोहली ने इस मामले पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर अवैध खनन नहीं रुका तो ये जनता के साथ में मिलकर बड़ा आंदोलन करेगी। जिले में साइबर ठगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने टीपर गैंग के सरगना सोनू मीणा समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपियों के पास से 2 लग्जरी गाड़ियां महिंद्रा स्कॉर्पियो N और XUV 700 और 10 एंड्रॉयड मोबाइल, 9 चेकबुक और 2 बैंक पासबुक जब्त की गई हैं। ये गैंग ऑनलाइन गेम और टिपिंग के नाम पर लोगों को जो ठगी का शिकार बनाता था। ठगी से कमाए गए पैसे से ये महंगी गाड़ियां, किराए के फ्लैट्स और होटलों में जो है ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे। यह कार्रवाई अलीगढ़ थाना पुलिस ने SP विकास सागमान के निर्देश पर की है। बाड़ी कोतवाली पुलिस ने सर्राफा व्यापारी से लूट के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने 28 अप्रैल को हुई 60 लाख रुपए की लूट के मास्टरमाइंड हंसा गुजर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को शहर के रिंग रोड स्थित आम के बाग से पकड़ा गया है। और आपको बता दें कि कोतवाली थाना अधिकारी अमित शर्मा के अनुसार 28 अप्रैल को रेलवे फाटक पर सर्राफा व्यापारी अनिल बंसल पर हमला किया था। बदमाशों ने व्यापारी को गोली मारकर उनका बैग छीन लिया था और बैग में करीब 600 ग्राम सोना और 1.5 किलो चांदी, 3 लाख रुपए नगद थे। पुलिस ने घटना के 2 दिन बाद 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें एक महिला भी शामिल थी। ये 28 अप्रैल 2025 को शाम को 8 बजे के लगभग बाड़ी कोतवाली इलाके में एक सराफा व्यापारी की गोली मारकर और उसके आभूषण एवं नकदी से भरा हुआ बैग की लूट कर ली गई थी, जिसमें हमने 3 आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार किया था। उसके बाद एक महिला और एक बाल अपचारी को भी निरुद्ध किया गया था। आज उस घटना में जो मुख्य अभियुक्त था, जिसका ये पूरा आपराधिक षड्यंत्र था, हंसा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।